स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे सीजेआई चंद्रचूड़ जी के बारे में। चंद्रचूड़ जी लगातार न्यूज़ में बने हुए हैं अपने कमेंट्स को लेकर के। पिछले कुछ दिनों के अंदर सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहस सी छेड़ रखी है और उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से पूरा देश थोड़ा हैरान सा हो रखा है और कई लोग परेशान भी हो रखे हैं। आज इस वीडियो में हम वो सारे कमेंट्स डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मोदी सरकार ने कोर्ट में इस मामले के ऊपर क्या क्या कहा और मैं आपसे कुछ इनसाइट्स भी शेयर करूंगा जो कि एक बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल ने इस सब प्रकरण के बारे में पहले ही बता दिए थे। तो एक बहुत बड़ी साजिश का उन्होंने अंदेशा दिया था। ये करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये ऑफिस में नवंबर 2022 में आए थे और 2 साल के आसपास का इनका पूरा कार्यकाल रहेगा। कई लोग इस बात से बड़े चिंतित हैं कि चंद्रचूड़ जी इन 2 सालों के अंदर क्या क्या कर देंगे। सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इनको ट्रोल भी कर रहे हैं इनके कमेंट्स को लेकर के। एक बहस सी छिड़ी हुई है इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में भी कि ये किस तरह के कमेंट्स पास कर रहे हैं। चलिए थोड़े इनके कमेंट्स देख लेते हैं। पिछले 3-4 दिनों में जो मेन कमेंट्स इन्होंने दिए हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले, द नोशन ऑफ अ मैन एंड अ वुमन इज नॉट एन एब्सोल्यूट बेस्ड ऑन जेनिटल्स। आपके जो गुप्तांग हैं उनके ऊपर ये बेस नहीं हो सकता पूरी तरीके से कि वो एक आदमी है या वो एक औरत है। ये बहुत ही अजीब सा एक कमेंट इन्होंने दिया। जो लोग ज़्यादा इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को ट्रैक नहीं करते उनको ये बात बहुत अजीब लगेगी कि एक आदमी होना या एक औरत होना ये पूरी तरह उसके गुप्त अंगों पे निर्भर नहीं करता। ये सुनकर एक आम आदमी तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा और शायद थोड़ा हैरान भी होगा। लेकिन जिन लोगों को पता है कि ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है उनको शायद ये सब सुन करके हैरानी नहीं हुई होगी। ये जो बातें कर रहे हैं ये लेफ्टिस्ट थॉट से आती हैं और ये जो लेफ्टिस्ट थॉट है ये अमेरिका से ड्राइव होता है। अमेरिका के जो नामी गरामी जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के अंदर ये सारा प्रकरण, ये सारी सोच, ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और उनसे निकले हुए ख्याल, उनसे निकले हुए आइडियाज़ ये वहाँ से ड्राइव किए जाते हैं और वहाँ से ये अमेरिकन पॉलिसी के अंदर चले जाते हैं। और अमेरिकन पॉलिसी जो है वो हमेशा जो बाकी की कंट्रीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया को किस तरह दबा के रखे और अपना वर्चस्व बना के रखे, इसकी पूरी साजिश ये यूनिवर्सिटीज़ में तैयार की जाती है। इन यूनिवर्सिटीज़ को बड़े बड़े बिजनेसमैन, पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन इंक्लूडिंग इंडिया के, इनको फंड करते हैं और इनके ऊपर रिसर्च, इन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च की जाती है, इनके ऊपर शोध किया जाता है और इनके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं और इनको वहाँ से मार्केट किया जाता है। तो ये इस तरह का सिस्टम है। ये जो इनके विचार हैं ये काफ़ी मेल खाते हैं जो कि हार्वर्ड जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर जो लेफ्टिस्ट सोच जो उपजती है उससे मिलती जुलती है। अब इनके और भी विचार सुनिए। वी सी दीज, यानी कि सेम सेक्स रिलेशनशिप्स नॉट जस्ट एज फिजिकल रिलेशंस बट समथिंग मोर ऑफ अ स्टेबल इमोशनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिर्फ जिस्मानी रिलेशन नहीं है, ये एक इमोशनल और एक स्थिर रिलेशनशिप के
ऊपर भी हम ये सेम सेक्स रिलेशनशिप को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो, पहले मैं आपको बताऊं कि सेम सेक्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है। सेम सेक्स रिलेशनशिप का मतलब हुआ आदमी आदमी, औरत औरत के अंदर प्यार। तो इस तरह की रिलेशनशिप के ऊपर ये कह रहे हैं कि सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, इसके ऊपर स्टेबल माने कि स्थिर और इमोशनल रिलेशनशिप भी होती हैं। तो ये उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये क्यों इसकी सुनवाई कर रहे हैं। अब सुनते जाइए। आर टू स्पाउसेस हु बिलोंग टू बाइनरी जेंडर एसेंशियल फॉर मैरिज? कि बाइनरी जेंडर मतलब आप समझिए आदमी और औरत। तो कह रहे हैं क्या वो जरूरी होते हैं आदमी और औरत शादी के लिए? इन इन कमेंट्स को पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं इनका थोड़ा विस्तार से इनके बारे में बात करूंगा। उसके बाद ये कह रहे हैं लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिजेस रिक्वायर्स अस टू डिफाइन द इवॉल्विंग नोशन ऑफ मैरिज। कह रहे हैं जो सेम सेक्स मैरिज के ऊपर जो ये लीगलाइज करने की बातें चल रही हैं, ये इसकी वजह से हमें जो है रीडिफाइन करना पड़ेगा। जो मैरिज है, जो शादी है, इसका जो एक इवॉल्विंग, जो एक चेंज होता हुआ उसका एक समझ है, उसको हमको रीडिफाइन करना पड़ेगा। बिकॉज दिस बिकॉज इज द एग्जिस्टेंस ऑफ टू स्पाउसेज हु बिलोंग टू अ बाइनरी जेंडर इज नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर अ मैरिज। पूछ रहे हैं जी क्या ये बाइनरी जेंडर यानी कि आदमी औरत क्या जरूरी होते हैं क्या इस शादी के लिए? ये जो आजकल सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से हमें ये चेंज कर देना चाहिए। ये बातें बोल रहे हैं इंग्लिश के अंदर। और इन्होंने सरकार के ऊपर भी एक टिप्पणी करी। इन्होंने कहा कि एक्चुअली सरकार ने कह दिया था कि जी कोई ये जो इस तरह की बातें हैं सेम सेक्स रिलेशनशिप वाली, ये या एलीट जो होते हैं पैसे पूसे वाले लोग, ये उनकी सोच है, गरीब आदमी तो सोच ही नहीं पाता। तो आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते थे कि आप किस तरह के बातों पर टाइम लगा रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने तो कोई डेटा नहीं दिया इस बात के बारे में, कुछ ऐसा कोई हमको प्रूफ नहीं दिया कि ये तो सिर्फ एलीट लोग सोचते हैं। तो बेसिकली ये इनडायरेक्टली कह रहे थे कि गवर्नमेंट बकवास कर रही है। अब जरा मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। ये जो हमारे सीजेआई हैं, पहले तो इनके बारे में समझिए। पहली बात तो ये परिवारवाद के उपज है। इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और वो सबसे लंबे समय तक रहने वाले चीफ जस्टिस थे। और ये भी चीफ जस्टिस हैं और पिछले बहुत समय में शायद सबसे लंबे रहने वाले, 2 साल का जो इनका कार्यकाल है वो सबसे लंबा कार्यकाल होने वाला है। ये हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं और ये जब से आए हैं ये थोड़े कंट्रोवर्शियल ही रहे हैं। ठीक है जी। तो ये जो चंद्रचूड़ जी जो है, ये सरकार से एक तरह से जिसे कहते हैं ये टक्कर ही ले रहे हैं, और सरकार भी इनसे टक्कर ले रही है। इनके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को खटक रहे हैं और सरकार के विचार इनके विचारों के साथ खटक रहे हैं। तो ये चल रहा है द्वंद्व अंदर ही अंदर। और ये उसी दिन से चल रहा है जिस दिन से ये आए हैं, यानी कि नवंबर 2022 से। अब जो ये विचार दे रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि क्या शादी के लिए एक आदमी और औरत ही जरूरी है, अब तो नोशन चेंज हो रहा है शादियों को लेकर के। तो ये जो इस तरह के सवाल हैं, क्या ये क्या कहना चाहते हैं कि अब चेंज हो रहा है? मतलब इससे पहले ये सब बातें कहीं डिस्कस ही नहीं हुई हैं। मतलब भारत की जो सोसाइटी है उसके अंदर कभी ट्रांसजेंडर या तीसरा जेंडर या इस तरह के लोग रहे ही नहीं हैं। हम तो मतलब पिछड़े हुए लोग हैं, पता नहीं। वही जो अंग्रेजों का जो एक ड्रामा रहता है, ये लुटेरे अंग्रेजों का जो ड्रामा था कि हमने भारत को आकर के बसाया, इनको ट्रेनें दी, इनको हमने जंगली से इंसान बनाया, इस तरह की बातें उसमें उसी लाइन के अंदर ये बातें हैं कि अब तो हमारे यहाँ शादी का नोशन चेंज हो रहा है। क्या इससे अंग्रेजों के आने से पहले या इस आज़ादी से पहले क्या हमारे यहाँ शादियाँ नहीं होती थी क्या? क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये सीजेआई चंद्रचूड़? इससे तो साफ नजर आ रहा है कि इनका कोई एजेंडा है। ये कोई एक एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी ये सफाइयाँ दे रहे हैं यहाँ बैठ करके, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये बातें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अनगिनत केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कि इस देश के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन एक ऐसा केस जो कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में सुप्रीम कोर्ट पकड़ के उसको लिस्ट कर देती है, उस पर सुनवाई शुरू कर देती है खुद ही से। इतना इंटरेस्ट दिखा रही है सुप्रीम कोर्ट। तो लोग ऑलरेडी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट को क्या इंटरेस्ट है इस केस में, जब इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं। उन पर तो अपना इंटरेस्ट इतना नहीं दिखाते। उनके ऊपर तो कोई पॉलिसी नहीं है कि उनको सॉल्व किया जाए।
उनको जल्दी जल्दी निपटाया जाए। इस पे बड़ी चिंता है कि सेम सेक्स मैरिज कैसे हो। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर के, या उस कम्युनिटी को, कि जी उनको जल्दी से जल्दी सुनना पड़ेगा और इतनी भारी भरकम स्टेटमेंटें देनी पड़ेंगी, बात करनी पड़ेगी उसके ऊपर। ऐसा क्या हो रहा है देश के अंदर? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है? थोड़े समय पहले ये जो आदमी आदमी और औरत औरत के बीच में जो सेक्स हो सकता है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया कि ये अब इनको, मतलब एक तरह से कहा जाए तो इनको, ये अब इलीगल नहीं रहे। इनको अब इस बारे में सजा नहीं हो सकती कि आप आदमी आदमी से सेक्स कर रहा था या औरत औरत से सेक्स कर रही थी। तो ये उससे आगे बढ़ के अब इनको शादियां कराने की जल्दी हो रही है कि जी शादियां इनकी लीगल कर दो। और इस चक्कर में ये भारत की जो कल्चर है और जो भारत की सोसाइटी है, ये उसके ऊपर एक इनडायरेक्टली नेगेटिव कमेंट्स ये कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गौर करने वाली बात है। और इस चीज़ को, इस सोसाइटी को, हमारी हिंदू सोसाइटी को संज्ञान में लेना चाहिए कि ये इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये हिम्मत नहीं कर पा रहे कि खुल के बोल सकें, क्योंकि हमेशा से ड्रामा चलता है। ये जो इंटेलेक्चुअल, ये जो एलिट्स होते हैं, जो ये बाहर के कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेजेस, स्पेशली अमेरिका के कॉलेजेस से पढ़ के आते हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़ा कीड़ा होता है कि ये भारत को पिछड़ा, प्रॉब्लमेटिक, भारत के जो फॉल्ट लाइन्स हैं उसको निकाल करके उसके ऊपर सर पीटना और नीचा दिखाना हमें, ये करने की इनको बड़ी बीमारी होती है। क्योंकि वो उनका एजेंडा ही वो है अमेरिका का। जो उन यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा वो उसी एजेंडे पे चलेगा संभवतः। बड़ा मुश्किल है उससे अपना दिमाग हटाना, क्योंकि वो ऐसी बुद्धि कर देते हैं। तो ये क्या ड्रामेबाजी करना चाह रहे हैं? ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भारत में कोई समझ नहीं थी, हमारे को कुछ पता ही नहीं है कि मैरिजेस कैसे होती हैं, लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है? क्या इस सोसाइटी को, मतलब इनको इस सोसाइटी को आगे लेके जाना पड़ेगा? ये क्या मतलब, ये कोई अवतारित पुरुष हैं कि ये हमें बताएंगे कि अब तुम्हें क्या चाहिए, इस सोसाइटी को कहाँ जाना है? तो ये डिसाइड करेंगे? इनको इतनी जल्दी हो रही है। और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी जल्दी के अंदर ये पूरी सोसाइटी को धक्का दे देंगे एक तरफ। भैया इतनी क्या जल्दी है इनको? कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्या इनका इस सेम सेक्स मैरिजेस वाले एक्ट के अंदर? ये क्या चक्कर है? कुछ गड़बड़ है। ये एक तरफ हिंदू सोसाइटी को नीचा दिखा रहे हैं, कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक माइक्रोस्कोप लेकर के छोटी छोटी बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उस छोटे छोटे अनरिलेटेड पॉइंट्स को जोड़ करके एक अजीब सी कहानी बता करके अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने क्यों इस केस को इतनी प्राथमिकता दे रखी है और मैं क्यों इतना समय देश का खराब कर रहा हूं और इस कोर्ट के अंदर इस बात पे डिस्कस कर रहा हूं। तो इन्होंने सरकार को भी ये, क्योंकि अब सरकार ने तो ये बात कह दी है कि जी पहले भी ये हो चुका, हमने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, अभी शादी वादी करने की बातें क्या जरूरत है? ये तो उन्होंने कह दी, ये तो एलीट लोग जो होते हैं उनके लिए लगता है। तो ये उसकी भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं नहीं, एलीट लोगों का तो नहीं लगता। मतलब कोई डेटा तो कोई सरकार ने दिया नहीं कि ये कैसे, मतलब कोई डेटा तो सरकार ने दिया नहीं कि ये एलीट लोगों का कैसे है। तो ये सरकार की बात को दबाने के लिए डेटा डेटा कर रहा है, जैसे कि इसने सरकार से डेटा मांगा था, इसने कोई डेटा नहीं मांगा था। ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। और देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एंड व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ हेटेरोसेक्सुअल कपल एंड चाइल्ड सीज डोमेस्टिक वायलेंस। कि यार जो सिंपल, जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं उसमें भी तो बच्चा कभी कभी माँ बाप के बीच में लड़ाइयाँ देख लेता है। तो क्या बच्चा बड़ा होके नॉर्मल बनेगा? क्या वो नॉर्मल एक एनवायरनमेंट के अंदर वो रहेगा? वो बड़ा होगा बच्चा? तो ये अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे की अपने दिमाग से सोच करके कुछ कमियां निकाल रहे हैं। मतलब इस देश के अंदर कितने कपल हैं, कितने जोड़े घूम रहे हैं, तो सब लड़ रहे हैं और उससे बच्चों को जो है गलत असर पड़ रहा है। तो इस वजह से जो है सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल कर दिया जाए। या फिर ये कह रहे हैं कि जी बहुत से लोग इस देश के अंदर, बहुत से कपल्स हैं वो नहीं लड़ रहे हैं, तो सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल कर दिया। मतलब कनेक्शन क्या है? क्या कनेक्शन है इस बात के बारे में? ये कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए बड़े दूर दूर के पॉइंट्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इनको पता है कि सोशल मीडिया पे लोग इनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, कल से इनके ऊपर जोक बने हुए हैं, लोगों ने इनकी ऐसी उतारी है, इनकी ऐसे ट्रोल किया है कि ये इन्होंने कोर्ट में भी कह दिया कि अब तो ट्रोल्स जो है वही आंसर करेंगे कोर्ट रूम में, एक सवाल जवाब, उनके जो सवाल होंगे उनका जवाब तो ये ट्रोल्स करेंगे। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, डर डर के जो जो इनके खिलाफ जो, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये कैसे एक्सपोज हुए हुए हैं पहले से ही।
अब क्योंकि पब्लिक इनको जो है इनके कपड़े फाड़ रही है, तो ये चुपके से डर डर के अपनी पोजीशन का पूरा फ़ायदा उठाते हुए ये कमेंट्स कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है ये ट्रोलिंग वोलिंग लिखना, ये कहना कि डेटा नहीं दिया, जबकि आपने कोई डेटा मांगा ही नहीं था, और सोसाइटी के ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट करना इनडायरेक्टली जिससे लगे कि सोसाइटी बैकवर्ड है। ये क्या चीफ जस्टिस का काम है ये? बाकी देश के अंदर बाकी सारे काम खत्म हो गए हैं इसके। आगे देखिए, कैन प्रोक्रिएशन बी अ ग्राउंड फॉर डिनाइंग मैरिज राइट टू सेम सेक्स पीपल? क्या मतलब बच्चा पैदा करना जरूरी होता है, मतलब किसी को उसके राइट्स दे देना कि आप शादी कर लो? ये क्योंकि इस देश के अंदर धार्मिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजों के हिसाब से चला हुआ, दूसरों से टेप टेप के बनाया, अपना धार्मिक कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो गैप्स हैं ये उनको गिना रहा है, ताकि ये उन गैप्स का हवाला दे करके अपना एजेंडा फिट कर सके। गैप्स क्या है? हमारे कल्चर के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि शादियाँ क्यों की जाती हैं। शादियाँ सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं की जाती हैं। शादियाँ इस पृथ्वी के ऊपर जो भगवान का जो एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है उसको चलाने के लिए भी की जाती हैं। जी, शादी करना एक एन्जॉयमेंट का काम नहीं है जैसे ये अब्राहमिक रिलीजन सोचते हैं। ये कोई एन्जॉयमेंट नहीं है। शादी करना आपका कर्तव्य भी है, तभी ये धरती के ऊपर जो भगवान का बनाया हुआ पूरा नेचुरल सिस्टम है वो चलेगा। इसलिए यह कर्तव्य भी बनता है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप पैदा नहीं करोगे तो क्या उनको हम राइट्स क्यों ना दें? पैदा करना ज़रूरी होता है क्या? हाँ जी, पैदा करना ज़रूरी होता है हिंदू धर्म के हिसाब से। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा तो ये उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो हमें मोदी सरकार पे और जो भी मतलब आज भी कल को भी कोई भी सरकार आती है हम उसको प्रेशर डालेंगे कि भैया इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह हिंदू बनाएं, हिंदू मान्यताओं के हिसाब से बनाएं। अभी नहीं है इसलिए इस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। और सुनिए, द होल रेंज ऑफ बेनिफिट्स विच कोहैबिटेशन एंड मैरिज प्रोवाइड विच सेम सेक्स पीपल सीक। अभी देखिए क्या कह रहा है, बातें इधर उधर की जोड़ के अपना एजेंडा को जस्टिफाई करना चाहता है कि साथ रहने का शादी के बड़े फायदे होते हैं, तो सेम सेक्स कपल्स को भी वो फायदा होना चाहिए। इनको उनकी बड़ी चिंता है उनके फायदे की। ठीक है जी। उस फायदे के अंदर सबसे बड़ा फायदा बच्चा पैदा करना। तो वो जो फायदे हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे, तो ये उनका फायदा उठा रहा है। लेकिन दूसरी बात में ये भी कह देता है कि ये फायदे तो उनको भी मिलने चाहिए। अगर शादी के फायदे हैं जो आप कह रहे हो कि सेम सेक्स मैरिज में मिलने चाहिए, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि जी बच्चा पैदा करना क्या जरूरी होता है शादी के लिए? हाँ, ये शादी का फायदा है। ये शादी का फायदा है। उसके लिए शादी करते हैं तो उसके लिए बच्चा होना जरूरी होता है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो इसका ये फायदा, बच्चा पैदा करने का फायदा सेम सेक्स मैरिज वालों को नहीं मिलेगा क्योंकि वो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते। उस शादी का सबसे बड़ा बेनिफिट बच्चा पैदा करना वो कभी कर ही नहीं सकते। तो उनको इस राइट का क्या हक बनता है, इस बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन ये अलग अलग बातें कर रहा है जो कि एक दूसरे को ही, जिसे कहते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट है वो बातें, लेकिन वो कर रहा है हमें कंफ्यूज करने के लिए। और सुनिए, the notion that those who are very highly educated or elite want a reduced number of children is also fallacious. If you talk to people who work in Delhi, you find that most of them want one child. There is a certain degree of awareness. People are moving to notion that they don't have a boy. ये सब बकवास रद्दी बातें कर रहा है। पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई सर पैर नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है और इनडायरेक्टली हिंदुओं पे अटैक कर रहा है। देखिए, अब तो जी दिल्ली में ऐसे बड़ी सिटीज़ में लोग तो बच्चे अब एक एक बच्चा ही पैदा करते हैं या ज़्यादा बच्चा पैदा करना चाहते ही नहीं हैं। तो ये कहना कि जी कम जो बच्चे पैदा होते हैं वो एजुकेशन की वजह से जो ज़्यादा लोग पढ़ जाते हैं माँ बाप, तो वो बच्चे पैदा कम करते हैं। तो दिल्ली जैसे शहरों में भी ऐसा ही हो रहा है। तो कहते ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ना अवेयरनेस बढ़ रही है। भैया एजुकेशन हो रही है तभी तो अवेयरनेस बढ़ रही है। ये क्या कह रहा है? ये एक अपनी कुछ बात कहता है, थोड़ी देर बाद कुछ और बात कह देता है। कह रहा है जो लोग हैं ना वो इस बात से अब दूर हट रहे हैं कि हमें एक लड़का चाहिए। एकदम से लड़का बीच में आ गया। और भाई तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते? जो तुम्हारा एजेंडा है वो हिंदुओं को बदनाम करने का है। क्या हिंदू सिर्फ लड़का चाहते हैं? हमारे यहाँ तो माताओं की पूजा होती है भाई। हमारे यहाँ तो लड़की पैदा हो जाए तो हम तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। ये बकवासें करना बंद करो, हिंदू धर्म पे अटैक करना बंद करो अपने घटिया एजेंडों के ऊपर।
यही कर रहे हैं इसके अंदर। चलिए देखते हैं गवर्नमेंट क्या कह रही है। गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है कि द पिटिशंस व्हिच मेयरली रिफ्लेक्ट अपॉन urban elitist views cannot be compared with the appropriate legislature which reflects the views and voices of far wider spectrum and expands across the country। ये कह रहे हैं कि कुछ एलीट लोग जो हैं उनके जो व्यूज़ हैं वो पूरी देश के व्यूज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करते। वो ये कहने की कोशिश कर रही थी सरकार, मतलब इज्जत दे करके, कि तुम जो ये बातें उठा रहे हो, सारे केसेस जो लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो छोड़ के इस केस के ऊपर ज़्यादा उठने की कोशिश कर रहे हो, तुम ये देश का टाइम खराब कर रहे हो। कुछ लोगों को पता नहीं तुम्हें क्या उनसे प्यार है, उनको ज़्यादा तुम प्रेफरेंस दे रहे हो, और बाकी लोगों की, और तुम ये कहते हो कि जो वो लोगों को जो चाहिए वो पूरे देश को चाहिए। ऐसा नहीं है। सरकार ने ये बात इज्जत रखने के लिए बड़े प्यार से इनडायरेक्टली बोली है। इसी के जवाब में उसने कहा था कि कोई डेटा नहीं दिया, सरकार ने डेटा नहीं दिया। तुमने डेटा मांगा था? सरकार पहले कह चुकी है कि ये जो सेम सेक्स मैरिजेज हैं ये कंपैटिबल नहीं है। इंडियन फैमिली जो होती है उसके अंदर एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, तो उसके साथ ये कंपैटिबल नहीं है ये सोच, जो कि बिल्कुल ठीक है। सोसाइटी ऐसे ही है। सरकार ये बात कह चुकी है, जो कि बिल्कुल सही है। मुझे ये लगता है कि सरकार को थोड़ा कड़ा होने पड़ेगा। ये जो ये हमारे CJI हैं ये मानेंगे नहीं ऐसे। ये इनका कोई पर्सनल एजेंडा है। ये ऐसी इनडायरेक्ट और इज्जत भरी बातों से नहीं मानेंगे। इन लोगों को आदत पड़ गई है कि जब तक इस देश के अंदर कोई प्रेशर ना हो, कोई फोर्स ना हो कोर्ट के ऊपर, जब तक ये कोर्ट जो है सही सोसाइटी के फेवर में कोई जजमेंट नहीं देती। ये इस तरह का एक माहौल बना हुआ है देश के अंदर। अब आते हैं जी इस प्रेजेंटेशन के आखिरी सेगमेंट में, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। ये एक किताब है जी, और ये एक इंटेलेक्चुअल है जी। इनका नाम है राजीव मल्होत्रा जी। इनकी एक किताब है स्नेक्स इन द गंगा। ये ब्रेकिंग इंडिया 2.0 है। जो ब्रेकिंग इंडिया पहली वाली थी वो बेस्ट सेलर थी, बहुत ही बढ़िया किताब थी। आपको वो भी पढ़नी चाहिए और आपको ये भी पढ़नी चाहिए। आज से कुछ मैं कहूँगा 6 महीने पहले आई थी, और इस किताब ने जो जो ये आपके चीफ जस्टिस आज कह रहे हैं ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। ये इनको मॉडर्न डे ऋषि भी कहा जाता है, राजीव मल्होत्रा जी को। आप इनको ज़रूर फॉलो करें। इन्फिनिटी फाउंडेशन के नाम से ये जो है अपनी संस्था चलाते हैं, उसके नाम से इनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं। राजीव मैसेज करके इनका ट्विटर अकाउंट है, आप इनको ज़रूर फॉलो करें। इनकी ये किताब ज़रूर खरीदें। इन्होंने इस किताब के अंदर ये पहले ही खुलासा कर दिया था कि ये ड्रामेबाजी सब कब होगी, कैसे होगी, और बिल्कुल सच निकली, क्योंकि एग्जैक्टली वैसे वैसे ही हो रहा है। अब मैं आपसे वो वीडियो शेयर करूंगा जो कि इन्होंने 6 महीने पहले ही निकाल दिया था, जिसके अंदर इन्होंने ये बात बता दी थी, और इन्होंने CJI के पुराने स्पीचेस निकाल के दिखा दिए थे, और ये पहले ही कह दिया था कि ये जो आपका CJI है ये कितना खतरनाक सोच का आदमी है, और ये बातें इन्होंने जो जो वो बोल रहे हैं उन्होंने पहले ही ये किताब में लिखी हुई हैं। और आज जो CJI बातें कर रही हैं ये वही बातें कर रहे हैं जो ये पहले एक्सपोज कर चुके हैं 6 महीने पहले ही। जब वो अपॉइंट हुए थे उससे पहले ही ये सब बातें एक्सपोज कर दी थी। चलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आप इस वीडियो को देखिए। मैडम है, इन्होंने ये किताब राजीव जी के साथ ही लिखी है। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। आप सुनिए ये क्या कह रही हैं। In the book Snakes in the Ganga, we give a rejoinder to Marxist theories such as critical race theory and intersectionality. The idea is to make new and marginalized groups who will continue the activism with vigor and enthusiasm akin to what we see in the fresh converts to any new religion. Wearing the oppressor-oppressed lens, one can go on defining any number of intersectional groups by mixing and matching identities, leading to a proliferation of identities considered to be marginal that need special treatment. The more the victimhood, the more special one gets treated. Thus, new made-up identities in gender and sexuality crop up every day, resulting in people demanding special treatment as they consider themselves victims of systemic oppression, which is always blamed on patriarchy. Justice Dhananjay Chandrachud, who is well-schooled in Marxist thought, considers intersectionality a useful tool. Intersectionality has thus become an important conceptual tool for all of us today, where numerous individuals are marginalized to different degrees due to their varying group identities. Therefore, any solution to this issue
has to be one which does not force these individuals to choose between these multiple identities. This shift has opened the floodgates of identity politics because more victim identities emerge. Academic fields now include critical grievance studies, critical gender studies, critical sexual studies, critical fact studies, and critical caste studies. Chandrachud's commitment to intersectionality is so deep that he wants newer and newer rights to keep up with newer and newer groups of oppressed. It is important for our rights to constantly keep evolving to address new forms of marginalization that these groups have to face. It seems that the end game for creating more and more oppressed identity groups is to systematically hand over resources and power to those who wish to dismantle society as it stands today, which means the destruction of family, culture, and institutions in a given society. ये बता रही थी कि ये जो सारा प्लान है, ये सारी जो सोच है, ये हार्वर्ड से आती है और हार्वर्ड ने जो है ये कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं जिसके ऊपर ये रिसर्च करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े बिजनेसमैन इनको पैसा देते हैं रिसर्च करने के लिए। इंडिया के बिजनेसमैन भी देते हैं, हैरानी की बात है। वो भी राजीव जी ने ही एक्सपोज किया है। तो ये क्या करते हैं, इस तरह की रिसर्च करते हैं। इसके अंदर क्या है, इन्होंने कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं, जैसे इंटरसेक्शनैलिटी वगैरह बता रहे हैं। मोटा मोटा आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये सोसाइटी को तोड़ रहे हैं। ये क्या करते हैं, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये दिखाएंगे कि यार तुम तो अलग हो, उनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कि उनकी एक अलग अलग सेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। फिर उनको कहेंगे यार तुम तो प्रताड़ित हो। फिर उनको कहेंगे कि यार तुम अपने राइट्स लो। और राइट्स लेने के चक्कर में क्या करते हैं, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं कि जो तुम्हारे रिसोर्सेज हैं वो इनको दो। इससे क्या होता है, सोसाइटी के अंदर एक इम्बैलेंस क्लियर होता है। इम्बैलेंस में क्या होता है कि किसी को ज़्यादा दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा। इस वजह से सोसाइटी बिल्कुल जो है इम्बैलेंस में आती है और इम्बैलेंस होने की वजह से कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं और इन सब चीज़ों की वजह से कंट्रीज़ ग्रो नहीं कर पाती। तो ये इंडिया को तोड़ने की, इंडिया को रोकने की, इंडिया की ग्रोथ को रोकने की एक साजिश है जो कि अमेरिका से चल रही है और ये सब देशों में यही करता है, इंडिया में ज़्यादा, क्योंकि इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स है और आज की डेट में क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इस कंट्री के अंदर है, तो सारी अटैक इंडिया के ऊपर ही हो रहे हैं। और मोदी जी भी हैं, मोदी जी आपको पता है इंडिया को ग्रो करा रहे हैं, तो उनके ऊपर तो ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर, ये पहले 6 महीने पुराना वीडियो है, इन्होंने उस टाइम पे ये अपॉइंट नहीं हुए थे चीफ जस्टिस, इन्होंने पहले ही रिसर्च करके ये बता दिया था कि ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हार्वर्ड के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने ये भी दिखा दिया कि आपके देश के अंदर ऐसे लोग प्लांट हो चुके हैं जो कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस में बैठेंगे और वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपके देश के अंदर लागू करेंगे। तो आज जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं हमारे सीजेआई, ये एग्जैक्टली वही है जो कि इस किताब के अंदर विजया जी ने और राजीव जी ने एक्सपोज कर दिया हुआ है। हमें हिंदुओं को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम एक अटैक के अंदर हैं। हमारे ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त अटैक हो रहा है जो कि अमेरिका कर रहा है, हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है, हमें नंबर 1 इस देश को विश्व गुरु बनने से रोकना चाहता है। हम एक सुपर पावर बनने जा रहे हैं, हम एक इस दुनिया को दोबारा लीड करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे दुश्मन ये नहीं होने देना चाहते। तभी ये सब बातें कर रहे हैं ऐसे लोग जो कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस में पहुंच गए हैं और ये लोगों का पीछे जो एजेंडा है वो इन बड़े दुश्मन देशों का एजेंडा ही है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है और इसको हमारे देश में कौन आगे ले जा रहा है, आपको ये हो सकता है आपको ये बातें सब समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं नितिन अकर्मा से।